कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे पापा बहुत खुले विचारों के थे। उन्होंने पुरानी बातें भूलकर मुझे खुलकर जिंदगी जीना सिखाया, घूमने फिरने की आज़ादी दी। माँ को भी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक दिया। हमारे पहनने ओढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जिस परिवेश से आपके पापा आप लोगों को निकाल कर लाए, उसे भुलाने के लिए यह सब जरूरी था। प्राज्ञा बोली। हाँ प्राज्ञा, पापा हमेशा माँ से कहते थे, तुम देखना रूपा मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी मैं उसी से उसकी शादी कर दूंगा। और आपकी माँ क्या करती थी? वो शायद उस हादसे से बाहर आई नहीं थी, इसलिए बस मुस्कुरा देती थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत लम्हे समेटते आगे बढ़ रही थी। पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं वकील बनूं। 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका था। मैंने स्कूल टॉप किया था तो पापा खुशी से झूम उठे। वो बात अलग है कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, पर पापा के सपने पूरे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। समय भागता रहा, फिर वो समय आया जो हर युवा के लिए सपने की तरह होता है। पापा ने मेरा एडमिशन मॉडल कॉलेज से बीए से करवा दिया। कॉलेज का पहला दिन था जब उससे मिली थी, कहते हुए सुगंधा कहीं खो गई। वो कौन था सुगंधा? मेरा बेस्ट फ्रेंड विक्रम। विक्रम का नाम सुनते हुए, नाम लेते ही वो शून्य में ताकने लगी। कहाँ है वो? प्राज्ञा ने पूछा। पता नहीं कहाँ है। कुछ समय पहले गंगा घाट पर मिला था, पर उसकी नज़रों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्यों? बस ऐसे ही। मुंबई के बारे में और बताइए ना। उसके बाद सुगंधा ने प्राज्ञा को मुंबई की जिंदगी के बारे में बताया। विक्रम से मुलाकात के बाद हम दोनों के बीच मेल जोल बढ़ने लगा। हमारे कई फ्रेंड थे, पर मुझे पता नहीं क्यों, पर विक्रम के साथ समय गुजारना अच्छा लगने लगा। हम दोनों कॉलेज के अलावा मूवी देखते थे। साथ समय बिताना, घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर ग्रेजुएशन होते ही कुछ दोस्त पढ़ाई छोड़कर चले गए, पर हम दोनों साथ ही थे। फिर एक दिन माँ को अयोध्या से फोन आया, जिसे सुनकर माँ परेशान हो उठी। पापा अमेरिका गए थे तो उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं भी अयोध्या नहीं जाना चाहती थी, पर माँ को अकेले भेज भी नहीं सकती थी। मैं जाने से पहले उससे मिलकर चाहती थी कि इसलिए विक्रम को अयोध्या जाने के बारे में बताया, उसे मिलने बुलाया। फिर विक्रम से मिलने के बाद हम अयोध्या के लिए निकल गए। आप अयोध्या क्यों गए? वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो आप लोगों को वहाँ जाना पड़ा? एक शाम मैं घर पहुंची तो माँ बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ माँ? बहुत टेंशन में दिखाई दे रही हो। माँ ने बताया, अयोध्या में दादाजी बहुत बीमार हैं। आपको कैसे पता चला माँ? वहाँ से यह खबर लेकर पापा के कोई रिश्तेदार आए थे। माँ जाने में मन ही मन डर रही थी कि कहीं पुरानी बातें ना उखड़ जाएं। फिर क्या करना है? दादाजी बीमार हैं तो देखने जाना चाहिए, पर पता नहीं मन को अजीब सा डर क्यों लग रहा है। कैसा डर माँ? सुगंधा बेटा, कहीं हम वहाँ जाकर कोई गलती भी तो नहीं कर रहे हैं? कैसी गलती माँ? बेटा, एक तेरे पापा से भी बात नहीं हो पा रही है, दूसरी कहीं फिर से तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। अरे माँ, इतनी पुरानी बातें कैसी याद होंगी? तेरी बात सही है, फिर भी डर लगता है। अब तक तो सब भूल गए होंगे, फिर हमें कौन सा वहाँ रुकना है? दादाजी को देखकर वापस आ जाएंगे। जब हम लोग अयोध्या पहुँचे तो दादाजी को भला चंगा देखकर माँ समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं बाबूजी, फिर झूठी खबर भेजकर हमें बुलाने का क्या मतलब है? मतलब साफ है, कुछ काम है तभी तो बुलाया हूँ। बाकी तुम लोगों की सूरत देखने का कोई शौक नहीं है हमें। ऐसा क्या काम आ पड़ा जो हमें झूठ बोलकर बुलाना पड़ा? बहू, कुछ रिश्ते आग में पानी डालने से नहीं मिट जाते। झूठ बोलने के लिए तुम लोगों ने मजबूर किया है। बेटी की शादी को नहीं मानने से संबंध नहीं टूट जाते। सुगंधा की शादी एक सच थी और उस सच को निभाना मेरी जिम्मेदारी है।
हमने सुगंधा को उसके ससुराल वालों को सौंपने के लिए तुम्हें बुलाया है। बचपन के धोखे को हम सुगंधा की जिंदगी का सच नहीं मानते बाबूजी। यह संबंध ही धोखा है बाबूजी। दादाजी, जो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है उसे मैं क्यों निभाऊं? आप कुछ भी कहोगे तो हम मान लेंगे। अच्छा, तो 7 फेरों के मंत्र झूठे थे। वो शादी जो अग्नि को साक्षी मानकर हुई थी वो झूठी थी। तुम लोग अंग्रेजी कानून चलाओगे तो रिवाज बदल जाएगा। जो रीत रिवाजों से कष्ट हो वो रिवाज कैसे? बहु बड़ी बड़ी बातें करने से हमारे रिवाज टूटने नहीं जाएंगे। ब्याह हुआ था, इसे तुम नहीं झुठला सकती। हाँ, क्योंकि चाइल्ड मैरिज जुर्म है। कानून की नज़र में इस शादी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। हमारी नज़र में तो है। कानून में हमारी रीत रिवाज चलेंगे। सुनो बहू, रुस्तम सिंह ने आज तक अपनी परंपराओं को निभाया है और मरते दम तक निभाऊंगा। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। माँ, मैंने माँ को कसकर पकड़ लिया। माँ यहाँ आने से इस वजह से ही डर रही थी। बच्चे, हम अभी वापस जाएंगे। हाँ चलो माँ, तुम सही कह रही थी। हमें यह सोच समझ कर ही आना चाहिए था। अभी हम वापस जाएंगे। मैं किसी रिवाज को नहीं मानती। ए छोरी, तेरे मानने ना मानने से तेरी शादी झूठी नहीं हो जाएगी। दादाजी गरजे। मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। सुना आपने दादाजी? रिवाज तो मानेंगे, मानने पड़ेंगे छोरी। तू एक ब्याहता स्त्री है, अब तुझे वही जीवन जीना है। बहुत दिन आवारागर्दी कर ली, अब गृहस्थी संभाल। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं मुंबई जा रही हूँ। सुना आपने? ए छोरी, तुझे कहीं और नहीं जाना है। यह घर तेरी बुआ के नाम कर दिया है। तू आज से यहीं रहेगी। यही तेरा ससुराल है। वो जो 2 कमरे देख रही है वहां से यहाँ तक आना जाना है तुझे। जानकी? जी बाबूजी। चल तैयार कर दे छोरी को। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ बाबूजी। मेरी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए बाबूजी। माँ दादाजी के पैर पकड़कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। बहु समाज की सुगंधा की भलाई के लिए यह जरूरी है, इसलिए होने दो जो हो रहा है। ना ना बाबूजी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा जुल्म मत करो। सुगंधा अभी बच्ची है। भूल जाइए पुरानी बातें। भूल जाइए कि कभी इसका ब्याह हुआ था। वाह, यह खूब कही। ऐसे भूलने से रिश्ता खत्म हो जाते तो तुम क्यों आई यहाँ? भूल जाती कि हम तुम्हारे कोई हैं। नहीं भूल पाई ना बहू। लाठी मारे से पानी अलग नहीं होता है। जानकी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बाबूजी, सुगंधा को इस दलदल में घसीटना जरूरी है। बुआ डरते डरते बोली। तो अब तू भी जबान चलाएगी? बाबूजी, जानकी सही कह रही है। जानकी, सुगंधा को ले जाओ। नहीं, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। पर माँ की किसी ने एक ना सुनी। बुआ मुझे एक कमरे में ले गई, फिर यह बेरंग कपड़े पहनाने लगी। बुआ, यह क्यों? मुझे रंगीन कपड़ों की जगह यह सफ़ेद कपड़े क्यों? मैंने इसकी वजह पूछी। सुगंधा, तू विधवा हो गई है। बुआ रोते हुए बोली। विधवा? किसकी विधवा? जिस लड़के से तेरा ब्याह हुआ था उसे सांप ने काट लिया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तब पता चला जिसके साथ सब बचपन में शादी हुई थी उसकी सांप के काटने से मौत हो गई। तो उससे मेरा क्या लेना देना बुआ? मैं उसे अपना पति नहीं मानती। पति तो था बेटा, या तुम लोग मानो या ना मानो, तुम्हारे विधिवत फेरे हुए थे। मैं तो इस वाकयों से पथरा सी गई थी। बेटा, यह समाज हम औरतों की खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहती थी कि तू यहाँ आए। बाबूजी ने रिवाजों के चलते हम चारों बहनों को जीवन नर्क बना दिया। यह कुप्रथा झेल रही बुआ भी रोते रोते मुझे तैयार कर रही थी। मैं सब सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग शून्य हो गया था। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा छाया था। प्राज्ञा 9 बज गए। तुम्हें भूख लग गई होगी। नहीं सुगंधा जी, आपकी जीवन गाथा सुनकर मेरी भूख ही मर गई। प्राज्ञा उदास स्वर में बोली। प्राज्ञा, तुम सुनकर दर्द महसूस कर रही हो। मैंने तो झेला है। मेरी माँ, मेरी बुआ तिल तिल कर मरी हैं। खैर छोड़ो, आगे की कथा से पहले मैं तुम्हें नाश्ता करा दूं, फिर आगे बताती हूँ। सुगंधा ने साथ लाया टिफिन खोला, फिर दोनों ने नाश्ता करने लगी।
विकट परिस्थितियां किसी को हमेशा के लिए लाचार कर देती हैं या सुगंधा जी की तरह मजबूत। कितना दर्द है उनके जीवन में, पर चेहरे पर मुस्कान सजाए रहती हैं। नाश्ता करते हुए प्रज्ञा सोच रही थी। क्या सोचने लगी प्रज्ञा? इस समाज की कुरीतियों के बारे में सोच रही हूँ सुगंधा जी। क्यों यह कुरीतियों का बोझ हम स्त्रियों को सहना पड़ता है? यहाँ पुरुषों के लिए कोई बंधन नहीं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में रीति रिवाज के नाम पर हमेशा से ही हम महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। हमारा उत्पीड़न करने के लिए यहाँ कुरीतियाँ पुरुषों की ही बनाई हैं। मैं भी यही मानती हूँ। हमारे शास्त्रों में स्त्री को शक्ति रूप में पूजनीय दिखाया गया है, सृष्टि की जननी के रूप में पूजा गया है। वो शास्त्र झूठे नहीं, झूठ यह समाज है जो अपने आप में कुरीतियों को जनक बनकर नारी का शोषण करता रहा है। नाश्ता करके दोनों फिर से मंदिर के पीछे के शांत वातावरण में आकर बैठ गई। आगे सुनो फिर क्या हुआ। जैसे ही बुआ मुझे लेकर कमरे से बाहर निकली, माँ खड़े से गिर पड़ी। हे राम बाबूजी, आपने इसके लिए हमें बुलाया है? आपका दिल पत्थर है, पत्थर। इस रूप में मेरी बेटी, आपकी कैसे हिम्मत हुई उसके रंग छीनने की? माँ मुझे सफेद कपड़ों में देखकर बेहोश हो गई। यह इसकी किस्मत में इसके बाप ने ही लिखा है। अग्नि को साक्षी मानकर जो विवाह संपन्न हुआ था, उसने उस अग्नि कुंड में अपनी बेटी का सुहाग चिन्ह जला दिया। उसकी मांग का पवित्र सिंदूर पानी डालकर मिटा दिया। यह उसी का परिणाम है बहू। ईश्वर के विधान को बदलोगे तो कहर तो टूटेगा ही। अब रोक कर क्या फायदा? जो सत्य है वो सामने है। यह देखते हुए दादाजी का चेहरा भावहीन नजर आ रहा था। और उसके पापा, उन्हें इस घटना को कैसे पता चला? पापा 2 दिन से लगातार घर को फोन कर रहे थे। घर पर कोई होता तो फोन उठाता। ओह, फिर शर्मा अंकल, हमारे पड़ोसी, पापा ने उन्हें फोन किया। हेलो शर्मा जी बोल रहे हैं। जी आप कौन? शर्मा जी, मैं आपका पड़ोसी सुगंधा का पापा। ओह नमस्ते सिंह साहब, कहिए कैसे याद किया? आ गए क्या वापस? नहीं शर्मा जी, दरअसल मैं घर पर 2 दिन से फोन कर रहा हूं, पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। रूपा और सुगंधा ठीक तो हैं? वो दोनों तो 2 दिन पहले अयोध्या के लिए निकल गई हैं। उन्होंने ही पापा को बताया हम लोग अयोध्या आए हैं। अयोध्या क्यों? भाभी बता रही थी कि आपके पिताजी बीमार हैं, उन्हें देखने जा रही हैं। ओह ओके शर्मा जी, थैंक्स। पापा ने फिर दादाजी के घर का नंबर लगाया तो बंद आ रहा था। ओह, फिर कैसे पता चला? प्रज्ञा ने उत्सुकता से पूछा। हम पापा को फोन ना कर सके, इसलिए दादाजी ने अपने घर का फोन कनेक्शन कटवा दिया था। फोन बंद था सुनकर पापा को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। वो अपना काम छोड़कर पहली फ्लाइट से मुंबई आ गए, फिर वहां से सीधे अयोध्या पहुंचे। सुगंधा, रूपा, पापा चिल्लाते हुए घर में घुसे तो उन्हें देखते ही मैं अपना आपा खो बैठी। पापा दौड़कर पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, दादाजी ने हमारे साथ फिर से धोखा किया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं पापा से लिपटी रोए जा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी दुनिया, मेरे पापा मुझे छोड़कर जा चुके थे। पापा को मुझे सफ़ेद कपड़ों में लिपटे देख गहरा सदमा लगा और एक तगड़ा हार्ट अटैक, जिसकी मुझे भनक तक नहीं लगी। मुझे पता ही नहीं चला मैं पापा से नहीं, उनके पार्थिव शरीर से लिपटी। पापा, दादाजी को कुछ कहते क्यों नहीं? पापा का कोई जवाब ना पाकर मैंने पापा को छोड़ा तो पापा जमीन पर गिर पड़े। पापा, किस्मत की दोहरी मार पड़ी हम पर। पापा भी साथ छोड़ गए। इस घटना ने माँ का मानसिक संतुलन हिलाकर रख दिया। नहीं बाबूजी, आपने हमारे हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। आप कैसे बाप हैं? रीत रिवाजों के लिए अपने बेटे की जान ले ली। आह, माँ रो रो कर पागल सी हो गई थी। इतने सब पर दादाजी का दिल नहीं पसीजा। पापा की 93वीं के बाद कुछ विधवा महिलाओं को बुलाकर उन्हें बची हुई कर्मकांडी, यानी कि मेरे सुंदर घने बाल, काले बाले लंबे बाल को मुड़वाकर मुझे वे रूप दिया गया जिसे देख मेरी आत्मा कांप गई, और एक कमरे को मेरा ठिकाना बताकर उसमें ढकेल दिया गया। ओह, माँ इस दोहरे सदमे को झेल नहीं पाई। उनका मानसिक संतुलन हिल गया। वो सोते सोते, छोड़ दो मेरी बच्ची को बाबूजी, छोड़ दो।
उसे, सुगंधा डरना नहीं बच्चे, पापा आकर सब ठीक कर देंगे। वो अकेले ही बड़बड़ाती रहती या फिर चीख चीख कर रोने लगती। मुझे तो इस रूप में पहचानती ही नहीं थी। मैं उन्हें गले लगाकर रोने को तरसने लगी थी। फिर एक दिन सुगंधा की आंखों में आंसू बहने लगे। यह लीजिए पानी सुगंधा जी। प्राज्ञा ने उसे पानी ला कर दिया। फिर मेरी जिंदगी की एक भयानक काली रात आई। घर में सब सोए हुए थे। माँ कब घर से निकल गई किसी को पता ही नहीं चला। हे भगवान, ऐसी हालत में कहाँ चली गई आपकी माँ? मिली या नहीं? सुगंधा कुछ और कहती, तभी कहीं से 10 बजे का सायरन सुनाई देने लगा। ओह, 10 बज गए प्राज्ञा, मुझे अभी जाना होगा। बच्चों की ट्यूशन का समय हो गया है, उन्हें गार्डन भी लेकर आना है। कहती हुई सुगंधा उठ खड़ी हुई। कुछ देर और रुक जाइए, मेरे लिए आगे की कहानी भी जाननी जरूरी है सुगंधा जी। प्राज्ञा, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा मेरी कहानी में। फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए शाम को गार्डन में मिलो, वहीं जहां हम पहली बार मिले थे। शाम को वहीं बैठकर आगे की कहानी बताती हूँ। ठीक है सुगंधा जी, जैसा आप कहें, पर शाम को मिलना जरूर, क्योंकि अब यह दिन आगे की कहानी जानने के लिए बेताब है। इतना कहकर, इतना दर्द सहकर भी मुस्कुराकर जिंदगी जीना कोई आपसे सीखे सुगंधा जी। यह मुस्कान दिखावे की है प्राज्ञा। मैं ही जानती हूँ, जब भी मैं अकेले होती हूँ तो माँ की चीखें जीने नहीं देती हैं। और पापा प्राज्ञा, मुझे उनका पार्थिव शरीर आज भी इन हाथों में महसूस होता है। मैं चीखना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ, पर किसके लिए? प्राज्ञा, कोई नहीं मेरा जो मेरे रोने पर मुझे सीने से लगाकर प्यार करे, सहलाए, समझाए। रो मत सुगंधा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुगंधा आंखों में नमी लिए वहां से चली गई। विक्रम है ना आपकी जिंदगी में सुगंधा जी? आप एक बार उन्हें आवाज तो दीजिए बाबा। आपको न सिर्फ सहारा देंगे बल्कि आपके खालीपन को खुशियों से भर देंगे। पर अभी भी देर नहीं हुई है, मैं भरूंगी आपका खाली दामन। मैं लाऊंगी आपके जीवन में खुशियां। बुदबुदाते हुए प्राज्ञा उठ खड़ी हुई और होटल की ओर बढ़ गई। प्राज्ञा, बेटा क्या हुआ? आने में बहुत देर कर दी। सुगंधा मिली? विक्रम ने बेताबी से पूछा। हाँ बाबा, सच में बहुत देर हो गई। प्राज्ञा निढाल होकर बेड पर गिर गई। सिर दुख रहा है, विक्रम ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। तो प्राज्ञा फूट फूट कर रो पड़ी। अरे क्या हुआ प्राज्ञा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ बताओ? विक्रम घबरा गया। बाबा, भगवान किसी किसी की जिंदगी में एक साथ इतने दुख क्यों लिख देता है? क्या हुआ, कुछ तो कहो प्राज्ञा। सुगंधा ठीक तो है? जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो, यूं पहेलियां क्यों बुझा रही हो? बाबा, आपकी सुगंधा की आधी कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। असीम दुख भरे हैं उनके जीवन में। ओह, दुख ही दुख है बाबा। क्या कह रही हो प्राज्ञा? उसे उस दिन देखकर इतना तो मैं समझ गया था कि अंदर ही अंदर कोई तो दुख उसे खाए जा रहा है, पर क्या जाने नहीं पाया था। नहीं बाबा, आप कुछ नहीं समझे। अगर समझते होते तो उन्हें छोड़कर नहीं जाते। उनमें हिम्मत नहीं थी बताने की, और आप में हिम्मत नहीं थी उनके मरे हुए विश्वास को जगाने की। इसलिए आप उन्हें छोड़कर वापस आ गए, और वो आपकी राह देखती रही कि शायद आप फिर उनके पास आओगे। ओह, काश सुगंधा एक बार कह देती, वो मुझे फोन ही कर देती तो मैं वापस नहीं जाता, उसके पास बैठता, वहीं रुककर उसके दर्द को सुनता। एक स्त्री अपने दायरे बखूबी समझती है बाबा, खासकर जब वो विधवा हो। आप उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हो, तो शायद वो अपनी तकलीफ कह देती। ऐसा क्या हुआ उसके साथ इन वर्षों में प्राज्ञा? मुझे भी बताओ प्लीज। विक्रम ने रिक्वेस्ट की तो प्राज्ञा ने सारा हाल कह सुनाया। ओह, इतने दुख सहे मेरी सुगंधा ने। यह सब मेरी पहली लापरवाही का नतीजा है। मुझे उसे और ढूंढना चाहिए था, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी। मैं ही थक कर हार कर चुप बैठ गया था प्राज्ञा, इसलिए सुगंधा को इतने कष्ट सहने पड़े। विक्रम दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ा। बाबा, संभालो अपने आप को। आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, घर तक भी पहुंच गए, वो वहां नहीं मिली। आपको उस गांव का नाम नहीं पता जहां वो गई।
फिर कैसे ढूंढते? दोषी तो मैं ही हूँ उसका, और कोशिश करता धरती आकाश एक कर देता, कहीं तो मिलती। सुगंधा जी के कष्टों के लिए आप स्वयं को दोषी मत समझो बाबा। मैं तो आपको उस दिन के लिए दोष दे रही हूँ जब आप उनसे दोबारा मिले थे। मैं उससे फिर मिलना चाहता हूँ प्राज्ञा। क्या तुम मुझे साथ ले चलोगी? नहीं बाबा, जब तक आपको लेकर उनकी फीलिंग्स नहीं समझ लेती तब तक नहीं। बाबा, इतना तो तय है कि उस समय वो भी आपसे प्यार करती थी। सच प्रज्ञा? हाँ बाबा, आपकी बात करते समय, नाम लेते समय बार बार उनकी आंखें भर आती थी। पर क्या अब उनके मन में वो प्यार जिंदा है? क्या वो अभी भी अपने दिल की बातें आपके साथ बैठकर करना चाहती हैं? पहले मुझे यह सब कन्फर्म कर लेने दो। अगर उसने मना कर दिया तो? विक्रम ने कहा। बाबा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं आज आपसे वादा करती हूँ, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं अब आप दोनों को फिर से मिलाकर ही शांत बैठूंगी। प्राज्ञा का पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। शाम होते ही वह तैयार होकर गार्डन में सुगंधा का इंतजार करने लगी। सुगंधा जी आई क्यों नहीं? समय तो यही दिया था। आएंगी नहीं क्या? 1 घंटे में इंतजार कर रही हूँ। प्रज्ञा अब चिंतित दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे आधा घंटा और बीत गया। बहुत दिनों बाद मैंने उनके दुख को फिर से जिंदा कर दिया। यही वजह है वो अभी तक अपने आप को सामान्य नहीं कर पाई होंगी। थोड़ी देर और देखती हूँ, फिर कल मिलने की कोशिश करती हूँ। प्राज्ञा सोच विचार में बैठी थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किन ख्यालों में खोई हो प्राज्ञा? अरे सुगंधा जी, आप? हाँ मैं। ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रही हो? वो मैं आपके बारे में ही सोच रही थी कि आपने एकदम से आवाज लगा दी। अच्छा, क्या सोच रही थी? सुगंधा जी, आपके आने में देर हो गई तो मुझे लगा आज मैंने आपके पुराने जख्म कुरेद कर आपको बहुत दुखी कर दिया, इसलिए आप नहीं आओगी। मैंने सोचा कुछ देर और देख लेती हूँ, अगर आप नहीं आई तो वापस चली जाऊंगी। आने का वादा किया तो आती कैसे नहीं? वह आज आश्रम में एक बच्चे के चोट लग गई। ओह, बेचारा बच्चा कैसा है? बहुत रो रहा था, बस उसी को बहलाने में लगी थी। बड़ी मुश्किल से अब जाकर सोया है। जैसे ही वह सोया मैं तुमसे मिलने के लिए निकल आई। यह देखो, साड़ी पर हल्का सा ब्लड भी लग गया। ओह हाँ, प्राज्ञा ने देखा सुगंधा की साड़ी पर खून के हल्के से डॉट लगे हुए थे। मेरे कारण तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा ना? कोई बात नहीं सुगंधा जी, बच्चे को देखना भी जरूरी था। वैसे मुझे यहाँ बैठे हुए करीब 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए शायद। ओ सॉरी प्राज्ञा। इट्स ओके सुगंधा जी। आप तो यह बताइए, आपकी माँ जो घर से चली गई थी वो कैसी मिली? सुबह जब माँ कमरे में नहीं मिली तो सबने आस पड़ोस में पता किया। माँ वहाँ से किसी के यहाँ नहीं गई थी। पापा को खो दिया, माँ भी गायब। मैं भी अनहोनी की आशंका से बहुत ज्यादा डर गई थी। दादाजी, फूफा जी, पास पड़ोसी सब ने माँ बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद सुगंधा थोड़ा रुक गई, जैसे शब्द हलक से अटक गए हों। क्या हुआ था 2 दिन बाद सुगंधा जी? 2 दिन बाद नदी में तैरती हुई उनकी लाश मिली। मैं उनकी मौत की खबर सुनकर पत्थर की मूरत बनी शून्य में ताक रही थी। बुआ ने मुझे रुलाने की बहुत कोशिश की, पर दुख सहते सहते आंसू भी खत्म हो गए थे। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं अनाथ होने की पीड़ा अच्छे से समझती हूँ सुगंधा जी। लानत है ऐसे रिवाज पर जिसे निभाने के लिए आपके दादाजी ने अपने बेटे के हंसते खेलते परिवार की खुशियों को मिटा दिया। दादाजी पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। कुछ दिन के अफसोस के बाद उनके हाव भाव फिर वैसे ही हो गए। अब मैं अकेली पड़ गई थी। बस एक बुआ ही थी वहाँ जिन्हें मैं अपना कह सकती थी। वो प्यार से मुझे सहलाती, मुझे समझाती, क्योंकि वो मेरी पीड़ा महसूस करती थी। उन्होंने भी औरत होने की बहुत बड़ी सजा भुगती थी। मैं भी दुख हल्का करने के लिए उनकी गोदे में सिर रख कर रो लेती थी। यह वही बुआ थी जिन्हें ससुराल वालों ने फिर से अपनाने के एवज में उनके जेठ के लड़के से जबरन आपकी शादी कराई थी। हाँ प्राज्ञा, यह वही बुआ थी जो चुपचाप एक कठपुतली की तरह जैसे नचाया गया अंत तक नाचती रही।
अंत तक मतलब फूफा जी के अत्याचार और दादाजी के बेरुखी के चलते बुआ जी ने सुसाइड कर लिया था। प्राज्ञा, ओह, फिर से किस्मत की मार। ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? प्राज्ञा सुसाइड की बात सुनकर सिहर उठी। 21 साल की छोटी सी उम्र में इतने उतार चढ़ाव देखकर मेरा जिंदगी से अब भरोसा उठ गया था। मैं जीना नहीं चाहती थी, पर जब बुआ सीने से लगाकर प्यार करती तो उनका प्यार फिर से सब सहने की, फिर से जिंदगी जीने की हिम्मत देता था। बहुत प्यार करती थी आपकी बुआ। मैं उनके इकलौते छोटे भाई की इकलौती बहन, इकलौती संतान थी। वो मुझे सीने से लगाकर अपने भाई के एहसास को महसूस कर खूब रोती थी। बुआ कहती थी जब भाई 3 साल का था तो बाबूजी ने उनका ब्याह कर दिया था। जब वो बड़ा हुआ तो बाबूजी के कारण मुंबई चला गया। इस वजह से वो अभी अपने भाई को सीने से लगाकर प्यार नहीं कर पाई। जब मैं उनके करीब होती हूँ तो उन्हें नन्हे की याद आ जाती है। वो पापा को प्यार से नन्हे कहा करती थी। चलो, वहाँ कोई तो था जो आपका दुख समझता था। मैं किस्मत की इतनी धनी नहीं थी प्राज्ञा जो सुकून मिल पाता। मतलब यह कि यही मेरी तकलीफें कम नहीं हुई थी। मुझे अकेला देख फूफा जी की गंदी निगाह हरदम मेरे शरीर में चुभने लगी थी। वो हर समय पानी या खाना मांगने के बहाने मुझे छूने की कोशिश करते थे। हे भगवान, आप तो उनके बच्चे की जैसी रही होंगी। हाँ, मुझसे उम्र में 35 साल बड़े थे फूफा जी। बुआ यह सब देख रही थी और समझ भी रही थी। उन्होंने फूफा जी को रोकने की बहुत कोशिश की। पत्नी धर्म की मर्यादा उन्हें मजबूर किए थी शायद। फिर भी वो मुझे तसल्ली देती, जरा सी भी चिंता मत करना लाडो, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे खरोंच भी नहीं आने दूंगी। बुआ की बात सुनकर मुझमें हिम्मत आ जाती थी। फिर एक दिन दोपहर को रुक गई सुगंधा कहते कहते। क्या हुआ दोपहर को? बोलिए सुगंधा जी। अनिष्ट की आशंका से प्राज्ञा का कलेजा कांप उठा। दोपहर का काम खत्म करके बुआ आराम करने चली गई तो मैं भी अपने कमरे में चली आई। दादाजी खेती के काम से किसी से मिलने के लिए चले गए। उस दिन मुझे अकेला पाकर फूफा जी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मैं मदद के लिए चिल्लाई तो बुआ ने क्रोध में अपना आपा खो बैठी। मुझे बचाने की कोशिश में उन्होंने फूफा जी के ऊपर पास पड़े चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। मैं यह देखकर घबरा गई और दादाजी के कमरे में जाकर छुप गई। हे भगवान, फूफा जी बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसलिए वो तो अपनी जिंदगी से सो गए। इस घटना से व्यथित होकर बुआ ने भी खुद को एक कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। आपके दादाजी ओ कब आए? फूफा जी की हृदय विदारक चीख सुनकर कुछ लोग दरवाजे से अंदर झांक रहे थे कि तभी दादाजी वापस आ गए। क्या हुआ? यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? आपके घर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। वो सुनकर चले आए पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई रुस्तम जी। आवाजें? कैसी आवाजें? अंदर का नजारा देखकर दादाजी पर पल भर में सब समझ गए। पुलिस आई, पूछताछ हुई, फूफा जी बुआ जी का पोस्टमार्टम हुआ, फिर दाह संस्कार वगैरह से निपटते निपटते दादाजी एकदम शांत हो गए थे। खाना दे दो तो खा लेते, नहीं तो भूखे सो जाते। जो कुछ हुआ शायद उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इसलिए वो भी यह सब सहन करते करते अंदर से टूट गए थे, पर दिखाना नहीं चाहते थे। और मैं तो खोखली हो चुकी थी। मैं किसी को क्या सहारा बनती? फूफा जी की गंदे नियत से तो बुआ जी ने मुझे बचा लिया था, पर समाज की बुरी नज़र से कौन बचाएगा? यही चिंता शायद दादाजी को मौन किए थी। दादाजी, खाना रख दो, खा लूँगा। क्या सोच रहे हो दादाजी? कुछ नहीं। दादाजी चुपचाप खाना खाने लगे। दादाजी, एक बात बोलूं? बोलो। पहली बार इतने शांत लहजे में उन्होंने बोला। आपने गलत रीत रिवाज को बढ़ावा देने का फल देख लिया दादाजी। आपकी कुरीत का बढ़ावा देने वाले रीत ने हमसे हमारे कितने रिश्ते छीन लिए। आप बोलिए, क्या यह समाज आज आपके रिश्ते लौटा सकता है? क्या यह समाज आपके दुख हल्के कर सकता है? क्या यह समाज बन सकता है दुख में हमारा सहारा? दादाजी चुपचाप सुनते रहे क्योंकि वो खुद इस घटना से बहुत टूट गए थे। उनकी जिद ने 4 जिंदगियां खत्म कर दी थी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया बेटा। यह घर अब काटने को दौड़ता है।
अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? और कहीं जाने से हमारे पास्ट की यादें तो नहीं पीछे नहीं रहेंगी? वो तो हर जगह साथ साथ चलेंगी। उनका क्या करेंगे? कैसे रोकेंगे उन्हें? अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। मैंने तय कर लिया है, हम वापस अपने गांव राजस्थान जाएंगे और नए सिरे से जिंदगी जिएंगे। फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ राजस्थान ले जा रहे थे। तब क्या हुआ? तब मैंने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले लिया था। कैसा निर्णय सुगंधा जी? प्राज्ञा ने पूछा। एक दिन दादाजी बाहर से आए तो आते ही बोले, सुगंधा कपड़े और कुछ जरूरत का सामान बांध लो, कल हम राजस्थान के लिए निकल जाएंगे। फिर इस घर का क्या होगा दादाजी? यह घर मैंने किराए पर दे दिया है। ऊपर के दोनों कमरों में ताला लगा देना। क्यों दादाजी? कभी अयोध्या लौट कर आना हुआ तो रुकने के लिए जगह तो रहेगी। हाँ दादाजी, मैं दादाजी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, मगर मेरा मन बार बार मुझे उनके साथ जाने से मना कर रहा था। ऐसा क्यों सुगंधा जी? वो इसलिए कि इतना सब झेलने के कारण मुझे रिश्तों पर विश्वास नहीं रहा था। प्राज्ञा, मुझे इसमें भी दादाजी की कोई साजिश लग रही थी। साजिश? साजिश नजर आने का कारण दादाजी का वर्षों बाद अचानक गांव जाने का निर्णय था। प्राज्ञा, अगर वो हमेशा के लिए जा रहे थे तो घर बेच देते या पूरा किराए पर उठाते, पर नहीं, उन्होंने उन कमरों को अपने पास रखा जिसमें वह खुद रहते थे। इसका क्या मतलब था? मतलब तो साफ है कि वो आपको गांव में छोड़कर भविष्य में अयोध्या वापस रहने वाले थे। हाँ प्राज्ञा, मुझे उनका षड्यंत्र साफ समझ आ रहा था कि वो मुझे गांव में किसी रिश्तेदार के पल्ले बांधकर वापस अयोध्या लौट कर आने वाले थे। मैं इस बार सचेत थी। मैं एक बार फिर किसी अनचाहे बंधन में नहीं बंधना चाहती थी कि जहां से मैं निकलना भी चाहूं तो ना निकल पाऊं। फिर आपने क्या किया सुगंधा जी? आप यहाँ कैसे पहुंची? हम लोग शाम 5 बजे जोधपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। वहां से हम बस के द्वारा सीकर के लिए जाने वाले थे, क्योंकि वहीं पास में कहीं गांव बताया था दादाजी ने। मेरे मन में आने वाले संकट को लेकर उथल पुथल मची थी। मैं दादाजी से दूर जाना चाहती थी, पर मैं करूं तो क्या करूं? इस दुविधा में आंखों से नींद गायब थी। सुगंधा बेटा सो जाओ, दादाजी बड़े प्यार से बोले। जी दादाजी। मैंने बर्थ पर चादर बिछाई और सोने की कोशिश करने लगी। ट्रेन तेज रफ्तार के साथ भागती जा रही थी। स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो समय देखा, रात को यही कोई 12 बजे होंगे। मैंने देखा दादाजी गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं अपना बैग उठाकर ट्रेन से उतर गई। मन में डर लग रहा था कि कहीं दादाजी ने देख ना ले। एक बार खिड़की से अंदर झांका तो वो अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने आगा पीछा कुछ ना देखा और दौड़कर सामने वाली ट्रेन में चढ़ गई। टिकट तो नहीं थी पास, कैसे भी टीटी की नज़र से छुपाते छुपाते सफ़र चलता रहा। एक लेडी से बातों बातों में पता किया तो पता चला वो ये ट्रेन यहाँ से बनारस आ रही थी। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं भी वाराणसी उतर जाऊंगी। वो मेरे शिव शंभू की नगरी है, अब वही मुझे संभालेंगे। मुझे नहीं पता था कैसे क्या होगा, पर हिम्मत की और चली आई। और यहाँ आकर शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। सोच रही थी कि दिन तो कट गया, रात का क्या। मन में भय सता रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्यों रो रही हो बेटी? आप अजनबी शहर में कोई पहचान वाला मिला आपको? नहीं, वो इसी अनाथाश्रम की मंजू दीदी थी जो मंदिर में पूजा करने आई थी। उन्होंने मेरी दर्द भरी कहानी सुनी तो खुद रोने से ना रोक पाई। सुगंधा, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? दीदी ने अचानक कहा। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मैंने दीदी से पूछा। इतने धोखे खाकर इंसान अपने क्या परायों पर भी भरोसा नहीं करता, पर तुम चाहो तो मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ अनाथाश्रम में रह सकती हो। दीदी, इस समय मुझे एक ऐसा सहारा चाहिए जहां मैं सुरक्षित रह सकूं। आपको मेरे शिव शंभू ने मेरी मदद के लिए भेजा है। आप मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। आपने अपनों पर भरोसा करके मिट कर देख लिया। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी दीदी। वो मुझे अपने आश्रम ले आई
और यहाँ इन छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। तब से यहीं आज के मॉडर्न समय में यह हकीकत लोगों को बहुत बेतुकी लगेगी। ऐसा भी कहीं होता है, पर मेरी जिंदगी का वो काला अध्याय था जो मैंने अयोध्या वापस आकर पढ़ा, जिया और अपने सुखों को खोया। आपने कभी मुंबई अपने पिता के घर जाने को नहीं सोचा? नहीं, मैं अपने घर जाकर फिर से मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि मेरे उस घर का पता दादाजी को था और वो मेरी खोज में वहां कभी भी किसी को भी भेज सकते थे। ऐसे में तो जानबूझकर कुएं में गिरने वाली बात हो जाती। अपनी किसी पुराने दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश करती। मेरा एक ही दोस्त था विक्रम, और से तो सिर्फ हाय हेलो का रिश्ता था। आप मिली कभी विक्रम से? प्राज्ञा ने अनजान बनकर सवाल किया। हाँ, एक बार मिली थी। कहाँ? यहीं गंगा किनारे घाट पर बैठी थी, तब देखा था उसे। आपने बात की उनसे? कुछ बताया उन्हें? प्राज्ञा ने पूछा। नहीं, हिम्मत नहीं हुई। सुगंधा नाखून से घास रगड़ती हुई बोली। उन्होंने कुछ पूछा होगा। उसने पूछा भी था, फोन नंबर भी दिया था, पर मैं उससे क्या बताती? वही जो मुझे बताया। नहीं बता सकती थी प्राज्ञा, वो दुखी हो जाता। मेरी जिंदगी में तो पहले से ही सुख नहीं है, यह सब बताकर उसे कैसे दुखी करती? फिर इतने सालों में उसकी अपनी जिंदगी होगी, अपना परिवार होगा। यह सब बता देती तो वह अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता। प्राज्ञा, आप बहुत प्यार करती थी ना विक्रम से? प्राज्ञा ने सुगंधा की आंखों में झांकते हुए पूछा। सुगंधा इस सवाल पर चुप हो गई और बोली, अब मैं चलती हूँ प्राज्ञा, रात होने वाली है, तुम भी समय से निकल जाओ। बताइए ना सुगंधा जी प्लीज। वैसे भी कल रात की गाड़ी से मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। पूरी बात जाने बिना मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, यह जानकर तुम्हें क्या मिल जाएगा प्राज्ञा? सुगंधा जाते जाते रुक गई और कहने लगी, एक तसल्ली, इस प्रेम कहानी में दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसा भी हो सकता है आपके यह भाव आपके शिव शंभु विक्रम तक पहुंचाकर आप दोनों को एक कर लें। मुश्किल है प्राज्ञा, इतना लंबा वक्त बीत गया, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती विक्रम के दिल में मेरे लिए क्या है। हो सकता है वो भी आपको प्यार करते हों और आपका इंतजार कर रहे हों। वो मेरे लिए क्या महसूस करता है वो जानना पहले मेरे लिए भी बेहद जरूरी था। पर इतना सब हो गया तो मैंने अपने मन को समझा लिया कि अब मेरे और विक्रम के रास्ते अलग हो गए हैं। मुझे लगता है आपको विक्रम से बात करनी चाहिए थी सुगंधा जी। यह मैंने भी सोचा था प्राज्ञा। जब इतने दिनों बाद अचानक मैं गंगा के घाट पर विक्रम को देखा, मेरा मन हुआ दौड़कर उसके गले लग जाऊं और जी भर कर रोऊं, चिल्लाऊं, उससे कहूं मुझे अपने साथ ले जाए। मुझे अब यूं घुट घुट कर नहीं जीना है। फिर कहा क्यों नहीं? समय बदल गया था प्राज्ञा, फिर हिम्मत भी नहीं हुई। मैं यह सोच कर रुक गई कि विक्रम अब तक शादी कर चुका होगा, वो मुझे कैसे ले जा सकता है। ऐसे में मुझे भी अपने जज्बातों पर काबू में रखना उचित लगा। अगर वो आगे बढ़ गए होते तो मैं अपने दोस्त की भलाई के लिए कुछ तो कदम उठाते। क्या कदम उठाते? मुझ पर एक विधवा का लेबल लग चुका था। हर कोई मुझे अबला बेचारी के रूप में देखता। उस फीलिंग को महसूस करने से अच्छा मुझे यह आश्रम लगा। यहाँ कोई उस इंसान के बारे में नहीं पूछता जिसके नाम का लेबल मेरे माथे पर लगा हुआ है। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं है। एक बात बोलूं सुगंधा जी, आप नए जमाने की थी और आपके माता पिता, आप स्वयं इस शादी को नहीं मानती थी, फिर यहाँ आकर भी यह विधवा का लेबल क्यों लपेटे रही? कभी कभी इंसान अपनी भलाई के लिए जहर के घूंट भी पीने को मजबूर हो जाता है प्राज्ञा। मैं समझी नहीं। मंजू दीदी के आश्रम में अनाथ बच्चों को और विधवा स्त्रियों को ही जगह मिलती है। मुझे भी यहाँ शरण एक विधवा स्त्री समझकर ही मिली है। फिर कैसे यह सफेदी छोड़ती? मुझसे कहीं यह छत ना छिन जाए, इस डर से मैं इस चोले को पहने रहने के लिए मजबूर रहती हूँ। ओह सुगंधा जी, एक नारी का जीवन कितने उतार चढ़ावों से भरा होता है ना।
अगर यही बदलाव पॉजिटिव में हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। निगेटिव विचार, निगेटिव माहौल में उनका जीवन नर्क बन जाता है। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ प्राज्ञा। सुगंधा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। और अब क्या पूछना है तुम्हें? सब तो बता दिया मैंने। अब मेरे पास और कुछ नहीं है बताने को। अब चलती हूँ प्राज्ञा। इतना भी क्या जल्दी है जाने की? चली जाना, कुछ देर और रुक जाइए। क्या फायदा? कल से तो तुम अलग रास्ते में, मैं अलग रास्ते में। भविष्य कभी मिलना भी होगा या नहीं, फिर साथ समय बिताने से क्या होगा? मुझे आपसे कुछ चाहिए सुगंधा जी। मुझसे? मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए, बोलो। आपका साथ। मुझे आपका साथ चाहिए सुगंधा जी। क्या आप मेरे साथ मुंबई चलेंगी? प्लीज मना मत करना सुगंधा जी। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती प्राज्ञा। जो खुद दूसरे के सहारे हो वो तुम्हारे किस काम का? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती प्राज्ञा। तुम्हारी खुद की अलग जीवन शैली है, एक अलग ढंग है मुंबई में। तुम पर बोझ बनना मुझे पसंद नहीं है। मेरी पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई थी, जिस वजह से मैं कुछ भी कर नहीं सकती। मन में कुछ करने की इच्छा तो हो तो पर्वत से भी राह निकल आती है सुगंधा जी। जो अनपढ़ होते हैं वो भी जिंदगी खुलकर जीते हैं। बातें से जरूरतें पूरी नहीं होती हैं प्राज्ञा। सुगंधा जी, अगर मैं यह कहूं कि मेरे साथ साथ आपके विक्रम को भी जरूरत है तो मैं भी नहीं चलूंगी, तब भी नहीं चलेंगी? प्राज्ञा ने पूछा। विक्रम? तुम विक्रम को कैसे जानती हो? और इतने वर्षों बाद भी विक्रम को मेरी जरूरत है तुम्हें कैसे पता? पता है तभी तो कह रही हूँ, आप वापस लौट आइए ना, पहले की तरह अपनी पुरानी जिंदगी में सुगंधा जी। यह मुमकिन नहीं है प्राज्ञा, हालात बदल गए हैं। कुछ नहीं बदला है सुगंधा जी, बस उम्र के निशान ही बदल गए हैं। बस पहले की तरह वही का वही है। मुंबई आपका इंतजार कर रही है। मुंबई में अब कुछ नहीं बचा है प्राज्ञा। बचा है सुगंधा जी आपका प्यार, जिसे मुंबई ने संभाल कर रखा है। वहाँ मैं हूँ और आपका विक्रम भी, प्राज्ञा ने कहा। विक्रम को लेकर तुम इतना श्योर कैसे? उसके साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? रिश्ते खून के हों जरूरी नहीं है सुगंधा जी। मेरा उनके साथ दिल का रिश्ता है। मैं जानती हूँ जो आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ आप छोड़ गई थी। वो आपका इंतजार कर रहे हैं सुगंधा जी। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, यह तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बातों से लगता है तुम उसके बहुत करीब हो, उसके दिल के बहुत करीब हो, है ना? हाँ, मैं उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, उतना ही जितना आप हो। मैं उन्हीं के लिए यहाँ आई हूँ। मुझसे उनकी तड़प, उनका अकेलापन नहीं देखा जाता। विक्रम मेरा ही इंतजार कर रहा है, यह तुम्हें विक्रम ने बताया? सुगंधा सवालिया नज़रों से प्राज्ञा को देखती है कि यह विक्रम को कैसे जानती है। हाँ, उन्होंने आपके इंतजार में अभी तक शादी नहीं की। आपकी तस्वीर देखकर उनकी रातें गुजरती हैं, फिर भी आपको लगता है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। नहीं, वो अब भी वहीं खड़े हैं। लौट आइए सुगंधा जी, आप अब अकेली नहीं हैं। मैं हूँ, विक्रम है आपके साथ। तुम क्या लगती हो विक्रम की? शंका के भंवर में डोलती सुगंधा ने पूछा। अब आप कुछ और मत कहिए, मुझे पता है इस समय आप क्या सोच रही हैं। आप यही सोच रही हैं ना कि मैं विक्रम के बारे में इतने दावे से कैसे बोल रही हूँ। मैं आपको क्लियर करती हूँ सुगंधा जी, मेरे बाबा ही आपके विक्रम हैं। यह विक्रम ही वो विक्रम है जिसने तुम्हें गोद लिया है। हाँ, आपके विक्रम ने मुझे गोद लिया है, मेरी ज़िंदगी संवारी है। मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने भेजा ताकि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे पिता का प्यार दिया, अब मुझे माँ का प्यार भी चाहिए सुगंधा जी। यह कहते हुए प्राज्ञा सुगंधा से लिपट गई। प्राज्ञा, तुम मेरे विक्रम की बेटी हो। हाँ माँ, मैं आपके विक्रम की बेटी हूँ। अब आप दोनों की बेटी बनना चाहती हूँ। अब आप यहाँ नहीं रहोगी माँ। प्राज्ञा, सच बताऊँ, विक्रम मेरा इंतजार कर रहा है। यह जानकर बहुत दिनों बाद सुकून मिला है। तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं मुंबई से सिर्फ आपके लिए ही आई थी माँ। अब हम साथ रहेंगे। मैं, मेरे बाबा, मेरी सुगंधा माँ। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद प्राज्ञा शांत हुई। चलिए सुगंधा माँ, मुंबई मैं आपका विक्रम
आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं प्राज्ञा, जाने से पहले मुझ पर आश्रम की कई जिम्मेदारियां हैं, उन्हें दीदी को सौंपे बिना कैसे चल सकते हैं। आश्रम ही चलने के लिए कह रही हूँ माँ। मुझे आपकी मंजू दीदी को धन्यवाद देना है। उन्होंने आपको शरण दी होती, ना दी होती तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। हम आश्रम से दीदी की परमिशन लेकर अपने नए सफर पर निकलेंगे। क्या वो हमें परमिशन देंगी? वो भला क्यों आपको रोकेंगी? जब उन्हें पता चलेगा कि हम आपकी फैमिली हैं और आपको लेने के लिए आए हैं तो थोड़े सवाल जवाब जरूर करेंगे, पर आपको आपकी फैमिली के साथ आने से मना नहीं करेंगी। चलो प्राज्ञा, फिर हम अभी दीदी से मिलकर उनकी आज्ञा लेकर नए सफर पर निकलेंगे। मैं तुमसे मिलने और विक्रम के विषय में जानकर और यहाँ और नहीं रुक सकती। हम भी अब आपके बिना नहीं रह सकते। फिर प्राज्ञा और सुगंधा आश्रम के लिए चल दिए। जब दोनों आश्रम पहुंचे तो मंजू दीदी ध्यान में बैठी हुई थी। दीदी ध्यान में है, तुम चलो मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का इंतजाम करती हूँ। सुगंधा कुछ देर के लिए कहीं चली गई। प्राज्ञा पास पड़ी मैगजीन लेकर बैठ गई। 5 मिनट बाद सुगंधा चाय लेकर आई थी। थैंक्स माँ, अब आप अपना सामान रख लीजिए। दीदी से मिलकर हम अभी होटल के लिए निकलेंगे। होटल? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही हो। मैं आपको विश्वास में लेकर आपके दर्द को जानना चाहती थी। होटल बताती तो आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती कि अकेली लड़की होटल में क्यों रुकी है, या मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करती। वो तो अब मैं भी पूछूंगी, तुम अकेली होटल में क्यों रुकी हो? तुम्हें पता है ना कि यह दुनिया कितनी खराब है। माँ, अब समय बदल गया है। लोगों की सोच समय के साथ बदलने लगी है। अकेले नहीं निकलेंगे तो जीवन में कैसे जिएंगे? हो सकता है प्राज्ञा समय बदल गया हो। मैं कभी खुद को बदल नहीं पाई, इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ा डर गई। मुझे तो इतने साल बाद भी दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी थी। ओ माँ, अब लोगों के विचार हमारे लिए बदलने लगे हैं। विचारों के हक के लिए आवाजें उठने लगी हैं। आप बेकार ही इतना सोच रही हो। मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ, मुझे बाबा लेकर आए हैं, प्राज्ञा ने विक्रम के बारे में बताते हुए कहा। विक्रम? सच प्राज्ञा, विक्रम आया है? वो यहाँ है? तो अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? सुगंधा खुश होने के साथ साथ दुखी भी हो गई। वो आपके दिल का हाल जानना चाहते थे। एक डर उन्हें आपके सामने आने से रोके था। कैसा डर? कहीं आप फिर से उन्हें जाने को ना कह दें। इसलिए वो मुझे आगे करके आपका मन पढ़ रहे थे। बाबा सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, विक्रम यही हैं, जानकर सुगंधा की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी बुला रही हैं सुगंधा माँ, एक छोटा सा बच्चा बोलकर भाग गया। चलो माँ, आप सिर्फ जरूरत का सामान ही रखो। इस सफेद कपड़ों को यहीं छोड़ दो। आज से आप खुशियों के रंग कपड़े पहनेंगी। प्राज्ञा ने सुगंधा के हाथ से सफेद साड़ी लेकर वापस रख दी। सुगंधा ने 2-4 सामान अपने बैग में डाला और प्राज्ञा के साथ मंजू दीदी से मिलने चल दी। प्राज्ञा ने मंजू को अपना परिचय दिया और सुगंधा को साथ ले जाने की परमिशन मांगी। दीदी, आप माँ को उनके नए जीवन के लिए आशीर्वाद नहीं देंगी? क्यों नहीं दूंगी प्राज्ञा। मैंने यह आश्रम अनाथ बच्चों और समाज की सताई स्त्रियों के लिए ही खोला है। मैंने कभी इन पर बंदिशें नहीं लगाई, उल्टा इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने को प्रेरित भी किया है। कुछ पढ़कर अपना करियर बना रही हैं तो कुछ फिर से सांसारिक जीवन जीने लगी हैं। इसे भी बहुत समझाया, सुगंधा अभी तुम्हारी क्या उम्र है, कुछ करो, कुछ सोचो। पर यह तो जीने की चाह छोड़ कर बैठी थी। आज मैं सुगंधा के लिए सच में बहुत खुश हूँ। जाओ सुगंधा, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक, खुश रहो और कभी मौका मिले तो मिलने जरूर आना। दीदी, सुगंधा भावुक होकर मंजू दीदी के गले लग गई। फिर सबसे विदाई लेकर होटल पहुंची, जहां विक्रम प्राज्ञा के बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरवाजा खोलते ही सुगंधा को अचानक सामने खड़ा देखकर वह कुछ पल ठिठका। सुगंधा, तुम? फिर दोनों बाहें फैलाकर सुगंधा को पास आने का इशारा किया। विक्रम? सुगंधा भी आंखों में नमी लेकर विक्रम की बाहों में समा गई। यह देख प्राज्ञा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। फिर 2 मिनट बाद हूँ झूठ मूठ खांसते हुए प्राज्ञा बोली, यहाँ पास में ही एक छोटी बच्ची भी खड़ी है, कुछ तो शर्म करो। विक्रम और सुगंधा ने मुस्कुराते हुए प्राज्ञा
की ओर अपनी बाहें फैला दी। प्राज्ञा भी दोनों के गले लग गई। अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी सुगंधा? नहीं विक्रम, कभी नहीं। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, रुस्तम निवास भी गया, वहां पता चला कि तुम सीकर के पास किसी गांव में हो। पता किया, वहां से आसपास कई गांव हैं। बिना पते के किस गांव में ढूंढता, पर कोशिश की होती तो तुमसे इतना दूर ना होता। तुम किसी भी गांव में मुझे नहीं ढूंढ पाते विक्रम, क्योंकि मैं तो बीच में ही उतर कर यहाँ चली आई थी। छोड़ो पुरानी बातें, आज से अभी से उन पुराने किस्सों को भूल जाओ। सुगंधा, तुम, मैं और प्राज्ञा, यह हमारे छोटा सा परिवार है। मुंबई में खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बाबा, एक विचार मन में आ रहा है, कहूँ या ना कहूँ? कहो ना। इस शिव की नगरी ने आपकी खुशियां लौटाई हैं, तो क्यों ना आप दोनों यही मंदिर में विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर जीवन का नया सफर शुरू करो। क्या कहती हो सुगंधा? मुझे मंजूर है। पास के एक छोटे से मंदिर में आश्रम वालों की मौजूदगी में विक्रम और सुगंधा विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। आज सुगंधा की जिंदगी का काला अध्याय समाप्त हो जाता है। खुश रहो। मंजू दीदी के आशीर्वाद के साथ आज सुगंधा अपने विक्रम और अपनी प्यारी बेटी प्राज्ञा के साथ सुख की राह पर निकल पड़ी थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, कल मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।